Okay, so today we will be seeing three very important novelists जो कि belong करते हैं 19th century से, which means Victorian era से, and their important work as well. So yeah, let's start. Okay, so the first one we have is Jane Austen, and Jane Austen की एक बहुत ही popular book है which is Pride and Prejudice. Second we have is George Eliot. George Eliot ने सिलास मार्नर लिखी which is very popular, and जैन अयर इज़ रिटन बाय चार्लोट ब्रॉन्स, ये भी 19th सेंचुरी से हैं. सो बेसिकली ये तीन जो हैं ये फीमेल राइटर्स हैं. और इससे हम ये गेस कर सकते हैं कि 19th सेंचुरी में जो फीमेल राइटर्स थी उनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा था इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और इन द फील्ड ऑफ नॉवेल्स. ओके okay, so now let's see the novelists and their novels one by one. So the very first one we have is Silas Marner, which is written by George Eliot. So जॉर्ज एलियट का जो नाम है वो है मैरी एनी इवांस, एंड शी वॉज बॉर्न इन 1919. बट इन्होंने अपना पेन नेम जॉर्ज एलियट रखा. इनका मानना था कि 19th सेंचुरी का जो एक टाइम पीरियड था, उस टाइम में जो सोसाइटी थी वो मेल डोमिनेटिंग थी और लोग मेल राइटिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, ज़्यादा वैल्यू देते थे. वो फीमेल राइटिंग्स को उतनी सीरियसली नहीं लेते थे. इसलिए इन्होंने अपना नाम थोड़ा मैनली रखा. इनका पेन नेम जॉर्ज एलियट है, विच साउंड्स लिटिल मैनली, राइट. ये सुनने में ऐसा लगता है जैसे किसी आदमी का नाम हो ना. सी वन ऑफ द मेजर रीज़न ये भी था इनका अपने खुद के नाम से बुक पब्लिश ना करवाने का, कि ये जो थी वो रिलेशनशिप में थी विद अ गाय जिनका नाम था जॉर्ज हेनरी लेविस, जो कि ऑलरेडी मैरिड थे. ओके, सो ये उनके साथ 20 ईयर्स तक इन्होंने रिलेशनशिप रखा. 20 ईयर्स तक उनके साथ टाइम स्पेंड किया. सो इट वाज आल्सो वन ऑफ द रीज़न कि इन्होंने अपने नाम को डिस्क्लोज़ नहीं किया. सी वॉज फिजिकली नॉट दैट ब्यूटिफुल. ओके, इसके वजह से इनको मैरिजेस के ज़्यादा चांसेस नहीं मिले, एंड दैट वाज आल्सो द रीज़न कि इनका जो एक झुकाव है या इनका जो एक इंटरेस्ट है वो बुक्स की तरफ ज़्यादा हुआ, एंड देन इन्होंने लिखना स्टार्ट किया. ओके, ना इनके इंटेलिजेंस के बारे में इनके फादर को बहुत अच्छे से पता था, एंड दैट वाज द रीज़न कि इनके फादर ने ज़्यादा इन्वेस्ट किया इनके एजुकेशन में, एंड लेटर ये बहुत बड़ी नावलिस्ट और बहुत बड़ी राइटर बनी. इन्होंने कुल 7 नॉवेल्स लिखे हैं, टोटल 7 नॉवेल्स लिखे हैं इन्होंने. एंड हियर आर हर वर्क्स लाइक सी द मील ऑन द फ्लोर्स एंड डैनियल डेरोंडा, मोस्ट ऑफ देम सेट इन प्रोविंशियल इंग्लैंड. ओके, सो ये इंग्लैंड की थी, एंड इनके मोस्ट ऑफ द नॉवेल्स जो हैं वो इंग्लैंड के ही इंग्लैंड पे ही बेस्ड हैं. ओके, now see, she wanted to escape the stereotype of women only writing light-hearted romance. ये जो नावल है बेसिकली, ये जो नावल है उसमें काफ़ी डार्क साइड को दिखाया गया है सोसाइटी की, बिकॉज इनको ऐसा लगता था कि उस टाइम के जो एक सोसाइटी थी उनका ये मानना है कि जो वुमेन होती हैं वो सिर्फ लाइट हार्टेड ही लिख सकती हैं, एंड दैट इज़ वाई इन्होंने सिलास मार्नर लिखी, जो कि एक बहुत ही सोसाइटी के डार्क साइड को दिखाती है. ओके, सो ये इस स्टेरियोटाइप को हटाना चाहती थी, इस रूढ़िवादी या ये जो एक सोच है सोसाइटी में उसको हटाना चाहती थी, दैट वुमेन जो हैं उनकी जो राइटिंग होती है वो काफ़ी लाइट हार्टेड होती है. ओके ओके, सो नाउ लेट्स सी द समरी ऑफ सिलास मार्नर. सो बेसिकली ये स्टोरी स्टार्ट होती है लेंटन यार्ड में. लेंटन यार्ड एक जगह का नाम होता है जहाँ पे एक कैरेक्टर होते हैं सिलास. सिलास जो है उन पे एक रॉन्ग एक्विजिशन, एक फॉल्स एक्विजिशन लग जाता है कि उन्होंने एक आदमी को मारा है और उनके पास जितने पैसे थे वो सारे पैसे उन्होंने ले लिया. और ये फॉल्स एक्विजिशन में इनको फंसाता कौन है? इनके खुद के बेस्ट फ्रेंड विलियम डेन फंसाते हैं. ओके, बाद में इनको पता चलता है कि विलियम डेन की ही ये पूरी ट्रैप थी, उन्होंने ही मुझे फंसाया है. एंड ऑल्सो सिलास की जो फियांसे होती हैं जिनसे उनकी शादी होने वाली होती है, वो भी उनको गलत समझ के छोड़ देती हैं और वो लेटर शी मैरी विलियम डैन. तो ये चीज़ें जो हैं इनके वजह से सिलास बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं. उनकी लाइफ जो है वो बहुत ही ही स्टार्टेड फीलिंग शैटर्ड. उनको लगता है दैट माई लाइफ इज़ रुइन नाउ. तो उसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाते हैं और वो लैंटर्न यार्ड छोड़ के रेवोली नाम के एक जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पे वो विलेज के बिल्कुल ही आउटसाइड अपना कॉटेज बनाते हैं और वहाँ पे रहना स्टार्ट कर देते हैं. सी रेवोली वेयर ही लीव्स अ लीव्स एज अ रेक्लूज. सो रेक्लूज का मतलब होता है वन हु लव्स टू लीव अलोन, ऐसा इंसान जिसको अकेले रहना पसंद हो. इनके साथ इतनी सारी चीज़ें हो गई होती हैं कि उसके बाद इन्हें अकेला रहना ज़्यादा अच्छा लगता है. अब वहाँ जाके वो एक एज अ वेवर काम करने लगते हैं. वहाँ पे क्या होता है कि उन्हें जितने भी पैसे मिलते हैं वो उनको गोल्ड में कन्वर्ट करते जाते हैं. एक दिन उनके घर में चोरी हो जाती है, और चोरी किया किसने होता है? डंस्टन ने, जिसको कि डंसी के नाम से भी जाना जाता है. नाउ क्या होता है ना कि उनको
उस स्टोरी से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज़ उनको उसी टाइम एक बच्ची मिलती है हु इज़ जस्ट 2 इयर्स ओल्ड। ओके, 2 इयर्स ओल्ड चाइल्ड, उनको एक एबंडन बच्ची मिल जाती है और उसके बाद उनकी लाइफ पूरी ही चेंज हो जाती है। उसके बाद उनकी लाइफ में एक रीज़न आ जाता है कि क्यों इन्हें उन्हें खुश रहना चाहिए, क्यों उन्हें जीना चाहिए। ओके, सो एज यू कैन सी हियर, सिलास डिसाइडेड टू कीप द चाइल्ड एंड नेम हर इपी। उन्होंने उनका नाम इपी रखा एंड इपी के साथ वो बहुत ही खुश रहने लगते हैं। उनकी लाइफ बहुत ही वाव हो जाती है, वो सब कुछ भूल जाते हैं। एंड देन काफ़ी टाइम के बाद, आफ्टर 16 ईयर का लैप इसमें लिया गया है स्टोरी में, 16 ईयर के बाद पता चलता है कि इपी जो है वो गॉडफ्रे नाम के एक आदमी की डॉटर है, जो कि बहुत काफ़ी रिच फैमिली से हैं। सो गॉडफ्रे इपी के पास आते हैं और वो एक्सेप्ट करते हैं, कन्फेस करते हैं दैट यस यू आर माई डॉटर और प्लीज़ तुम अब मेरे साथ चलो। बट ईपी पोलाइटली रिफ्यूजेज सेइंग आई कांट थिंक ओ नो हैप्पीनेस विदाउट हिम। वो बोलती हैं कि नहीं, अब मैं अपने फादर सिलास के बिना नहीं रह सकती, तो मैं इन्हीं के साथ रहूँगी। नाउ सी, ईपी के आने की वजह से जो विलेजर्स हैं उनका एक जो व्यू पॉइंट होता है सिलास को लेके, वो काफ़ी चेंज हो जाता है। उनको ऐसा लगता है दैट सिलास इज़ सच अ नाइस गाय, क्योंकि वो किसी एक एबेंडन गर्ल को अपने साथ अच्छे से रख रहे हैं, उसका टेक केयर कर रहे हैं। सो ही इज़ एक्चुअली अ नाइस गाय। तो बिकॉज ऑफ ईपी, सिलास की जो विलेजर्स के टुवर्ड्स एक व्यू पॉइंट होती है, या जो विलेजर्स का सिलास की तरफ एक व्यू पॉइंट्स होता है, वो बहुत ही चेंज हो जाता है इन अ पॉजिटिव वे। ओके, और अब वो लोगों से मिलना स्टार्ट कर देते हैं, लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना भी स्टार्ट कर देते हैं। नाउ आफ्टर दैट ईपी जो है उनकी शादी हो जाती है आरोन नाम के एक लोकल बॉय से, एंड इसकी एंडिंग काफ़ी हैप्पी हो जाती है। ओके, सो दैट्स इट इन सिलास मारना विच इज़ रिटन बाय जॉर्ज एलियट, जो कि 19th सेंचुरी की नॉवेलिस्ट थी। Okay, so up next we will discuss about जैन ऑस्टन्स प्राइड एंड प्रेजुडिस। जैन ऑस्टन की प्राइड एंड प्रेजुडिस बहुत ही पॉपुलर नावल है और ये इनकी सेकंड नावल है। ओके, नाउ सी, जैन ऑस्टन, oh shit, जैन ऑस्टन वॉज बोर्न ऑन 16 दिसंबर 1775 इन इंग्लैंड। इनकी इंग्लैंड में जन्म हुई थी। ये एक क्लर्जीमैन की डॉटर थी एंड इनके फादर जो हैं उन्होंने ही इनको बहुत ही ज़्यादा इनकरेज किया राइटिंग्स को लेके कि हाँ आप लिखना स्टार्ट करो, आप अच्छा कर रहे हो। एंड उन्होंने ही उनको ट्यूशन्स भी दिए। ओके, उनको पर्सनल ट्यूशन्स उनके फादर ने दिए और वही उनके पहले आइडल थे, उन्होंने ही उनको इनकरेज किया। नाउ उनकी जो फर्स्ट नॉवल थी वो पब्लिश्ड हुई थी व्हेन शी वाज जस्ट 14 ईयर ओल्ड। शी वाज जस्ट 14 ईयर ओल्ड जब उन्होंने अपनी फर्स्ट नॉवल पब्लिश की, विच वाज सेंस एंड सेंसिबिलिटी। इट वाज पब्लिश्ड इन 1811 और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई, लोगों ने इसको बहुत ही पसंद किया। ओके, देन आफ्टर उनकी सेकेंड नॉवल थी प्राइड एंड प्रेजुडिस विच वाज पब्लिश्ड इन 1813 एंड एमा इन 1816। ओके, सो इनके नॉवेल्स की जो मेन थीम होती थी वो मैरिज होती थी। ये मैरिज वगैरह को लेके काफ़ी लिखती थी। लाइक इनके नॉवेल्स में जो एंड होता था उसमें जो मैरिजेज होते हैं वो होते थे। बट इन रियल अगर आप इनको देखो तो जैन ऑस्टन हर सेल्फ नेवर मैरिड। इन्होंने खुद कभी शादी नहीं की। शी वॉज 27 ईयर ओल्ड जब इन्होंने अपना फर्स्ट प्रपोजल रिसीव किया, बट शी रिजेक्टेड इट। नाउ वाई सो? बिकॉज ये जिनको अपना आइडल मानती थी, एज अ हस्बैंड मटेरियल मानती थी, या जिनको लेके इनके मन में फीलिंग्स थी, ही वॉज नो मोर, उनकी डेथ हो गई थी। सो उसके बाद इन्होंने कभी शादी नहीं की, इनकी सिस्टर ने भी शादी नहीं की, एंड ये अपनी मदर के साथ ही रहती थी। ओके, ना सी, जैन ऑस्टन डाइड ऑन 18th जुलाई 1817। इनकी 18th जुलाई 1817 को डेथ हो गई। ना सी, although her work received good reviews, her success during her lifetime was limited. When she was alive, इनकी success जो है वो काफ़ी limited थी, and after her death लोगों ने इन्हें ज़्यादा जानना स्टार्ट किया और इनके novels को ज़्यादा importance मिली और ज़्यादा ये popular हो गई। Today she is regarded as one of the greatest novelists of the 19th century. या दैट्स ट्रू। आज इनको ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट माना जाता है 19th सेंचुरी की, एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वुमेन राइटर ऑफ ऑल टाइम। एंड ये हमेशा से ही एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वुमेन राइटर रही हैं, राइट। नाउ सी, हर वर्क इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज रियलिस्टिक कैरेक्टर्स। इनके कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही रियलिस्टिक होते थे, काफ़ी रियल लगते थे और लोगों को काफ़ी पसंद आते थे, बिकॉज पीपल लव रियलिस्टिक नॉवेल्स। सो दैट्स इट अबाउट जैन ऑस्टन। नाउ लेट्स सी हर नॉवल। ओके, सो द प्रेजेंट नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस इज़ अ नॉवल ऑफ मैनर्स। ये नॉवल ऑफ मैनर्स है, एंड इसमें कैरेक्टर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, बट ओनली द इम्पॉर्टेंट वन विल बी डिस्कस्ड सो दैट यू डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। ओके, सो ये एक बैनेट फैमिली की स्टोरी है। एक मिस्टर एंड मिसेस बैनेट होते हैं। नाउ मिस्टर बैनेट काफ़ी सेंसिबल और काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, वेयर एज मिसेस बैनेट का ओनली जो एक ओनली मोटो ऑफ हर लाइफ इज़
The only aim of her life is to find a wealthy mate for her daughters. She has 5 daughters. See, Jan Bennett, Lydia Bennett, Elizabeth Bennett. दो और daughters हैं, but they are not that important. इसलिए इसमें उनकी introduction नहीं है. So yeah. Now see, in the beginning of the novel, जो मिसेस बैनेट होती हैं वो एक्चुअली फाइंड आउट कर लेती हैं एक बहुत ही वेल्दी मैच जो कि मिस्टर बिंगले होते हैं. एंड वो चाहती हैं कि मिस्टर बिंगले एटलीस्ट उनकी 5 डॉटर्स में से किसी से तो शादी कर ही ले. और ये होता है. मिस्टर बिंगले जैन बैनेट में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं. वेर एज मिस्टर डर्सी ये भी बहुत ज़्यादा रिच होते हैं. और मिस्टर डर्सी जो हैं वो इन द बिगिनिंग ऑफ द नावल मिस्टर डर्सी एंड एलिजाबेथ बैनेट की बिल्कुल नहीं बनती. मिस एलिजाबेथ बैनेट को ऐसा लगता है दैट डर्सी में बहुत ही ज़्यादा प्राइड है, बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड है, बहुत ही घमंड है. बट ऐसा एक्चुअली नहीं होता है. ये यहाँ पे मिस्टर डर्सी को पहचानने में गलती कर देती हैं. बट जब नॉवल एंड होने वाला होता है तब इनको भी रियलाइज़ होता है कि नहीं, मिस्टर डर्सी इज़ अ नाइस गाय एंड शी ऑल्सो स्टार्टेड फीलिंग फॉर हर. मिस्टर डर्सी को ऑलरेडी इनके लिए फीलिंग्स होती हैं. ना लीडिया बैनेट जो होती हैं वो सबसे छोटी डॉटर होती है मिसेस बैनेट की. इनकी शादी एट द एंड ऑफ द नावल मिस्टर विक्रम से हो जाती है. मिस्टर विक्रम जो है वो नावल के स्टार्टिंग में एज अ विलन इनका इंट्रोडक्शन हुआ है, बट एट द एंड लीडिया बैनेट की शादी हो जाती है मिस्टर विक्रम से. Okay, so up next we have is one more couple, Charlotte Locus and Mr. Collins. So Charlotte Locus जो है वो नेवर हैं एलिजाबेथ बैनेट की और बैनेट फैमिली की. So इनकी शादी जो है मिस्टर कॉलिंस से हो जाती है. Okay, so that's it about Pride and Prejudice. If you want to know more about Pride and Prejudice, there is a video on my channel named The Summary of Pride and Prejudice, so must watch it. Okay, so the third novel and the novelist we have is Charlotte Brontë. चार्लोट ब्रॉन्ट का जैन अयर जो है ये बहुत ही पॉपुलर नावल है. ये 19th सेंचुरी से बिलोंग करती हैं, विच मीन्स ये विक्टोरियन एरा की नावलिस्ट थी. ना सी, चार्लोट ब्रॉन्ट जो हैं वो अपने फादर के साथ रहती थी क्योंकि व्हेन शी वाज जस्ट 1 year old इनकी मदर की डेथ हो जाती है. सो ये अपने फादर और अपने कज़न्स के साथ रहती हैं. एंड इनकी कज़न्स का नाम होता है एमिली, एनी एंड ब्रॉनवेल. नाउ सी, ये इंग्लैंड से होती हैं. एंड सिंस दे हैड नो फ्रेंड्स, जस्ट बिकॉज इनके कोई फ्रेंड्स नहीं होते हैं तो इनका रीडिंग के टुवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है. लाइक ये बुक रीड करती हैं, न्यूज़पेपर्स, रॉट स्टोरीज़ एंड इमेजिनरी प्लेसेस. सो ये रीडिंग एंड राइटिंग की तरफ काफ़ी ज़्यादा ही इनका झुकाव होता है बिकॉज इनकी कोई फ्रेंड्स तो होते नहीं हैं इसलिए. नाउ सी, फर्स्ट टाइम जब ये 30 year old थी शी डिसाइडेड टू पब्लिश सम ऑफ हर पोएम्स. एंड इन्होंने पब्लिश भी कराया बट देन वो उतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए हैं, उतने ज़्यादा सेल नहीं हुए हैं. देन आफ्टर इनके कज़न्स ने कुछ राइटिंग्स को पब्लिश कराया जिनको लोगों ने पढ़ा. एंड इनकी चार्लोट ब्रॉन्ट्स की जो नेक्स्ट राइटिंग थी वो जैन एयर, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1847. ये 1847 में पब्लिश्ड हुई एंड इमीडिएट सक्सेस, और इमीडिएटली इसको बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिला. ना सी, चार्लोट ब्रॉन्ट की जो एक बैकग्राउंड है वो ऐसी बैकग्राउंड नहीं थी कि इनके बैकग्राउंड्स में इनके फैमिली में कोई राइटिंग करे या नॉवेल्स लिखे. तो ये जो एक सक्सेस मिला इनको, एक इमीडिएट सक्सेस मिला, इनके वजह से इनकी लाइफ बहुत चेंज हो गई. चार्लोट की जो फर्स्ट नावल थी विच वॉज प्रोफेसर, इट वॉज रिजेक्टेड. ओके, सो ऐसा नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम इन्होंने लिखा एंड इनकी राइटिंग्स को एक्सेप्ट कर ली गई. फर्स्ट इन्होंने पोएम्स लिखे, वो भी रिजेक्ट हो गई, वो भी ज़्यादा सेल नहीं हुई. देन इन्होंने एक नावल लिखा प्रोफेसर, वो भी रिजेक्ट हो गई. बट फाइनली जब इन्होंने जैन एयर लिखा वो लोगों को बहुत पसंद आई और वो लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इनको बहुत ही जल्दी सक्सेस मिली उसमें. इनकी सिस्टर्स भी लिखती थी, एमिली एंड एनी, वो लोग भी राइटिंग करती थी. लाइक सी, उन्होंने लिखा लाइक एमिलीज हाइट्स एंड एनीज अगेंस्ट ग्रे अपीयर्ड लेटर इन द सेम ईयर. सो सेम ईयर जब 1847 में इनकी जैन ईयर पब्लिश्ड हुई, उसी ईयर में इनकी कज़न्स की भी राइटिंग्स पब्लिश्ड हुई. नाउ सी, ब्रैनविल हु इज़ वन ऑफ हर कज़न, ही डाइड. इनको पता भी नहीं था कि इनकी सिस्टर्स इतनी अच्छी राइटिंग्स कर रही हैं एंड इन्होंने इतना सक्सेस भी पाया है. सो उनको ये पता भी नहीं था. सी, दे डोंट नो अबाउट देयर सक्सेस अंटिल मच लेटर. काफ़ी टाइम के बाद उनको पता चला एंड उनकी डेथ भी हो गई. देन आफ्टर 1 by 1 उनके सारे सिस्टर्स की डेथ हो गई. लाइक एमिली, एनी एंड ब्रैनविल की तो डेथ हुई है. सो आफ्टर दैट चार्लोट ने 6 years तक और अपनी राइटिंग को कंटिन्यू किया. सी, चार्लोट लिव्ड ऑन फॉर 6 more years बट द लाइफ डिवॉइड ऑफ हर ब्रदर एंड सिस्टर्स वॉज एम्प्टी ऑफ हर. आफ्टर हर कज़न्स डेथ वो काफ़ी सैड हो गई थी ना. उसके बाद उन्होंने 6
मोर ईयर्स दिए राइटिंग्स को एंड और भी कुछ कुछ चीज़ें लिखी, थोड़े बहुत ट्रैवल भी किए हैं, बट उन्होंने कभी भी नए फ्रेंड्स नहीं बनाए हैं क्योंकि वो अपनी कज़न से बहुत ज़्यादा ही क्लोज थी, उनसे बहुत ही प्यार करती थी। सी ट्रैवल टू लंदन और एंड मीट सेलिब्रिटीज सच एज ठाकरे, विलियम ठाकरे जो कि 19th सेंचुरी के वन मोर नॉवलिस्ट हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे नॉवेल्स दिए हैं। सो वो उनसे भी मिली एंड देन आफ्टर शी गॉट मैरिड एंड उसके कुछ टाइम के बाद उनकी भी डेथ हो जाती है। सो बेसिकली ये थी चार्लोट ब्रोंट की इंट्रोडक्शन एंड नाउ लेट्स सी हर नॉवल विच इज़ जैन एयर। नाउ सी जैन एयर एक ऑर्फन गर्ल के बारे में है जिनका नाम होता है जैन, जो कि 9 and 10 year old होती हैं जब उनके पेरेंट्स जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो उनके पेरेंट्स उनकी टेक केयर जो है वो मिसेस रिड को दे देती हैं। मिसेस रिड उनकी आंट है। नाउ जैन एयर के कुछ कज़न्स भी होते हैं लाइक जॉन, एलिजा एंड जॉर्जियाना। सो ये उनके कज़न्स होते हैं और उनके कज़न्स काफ़ी रूड होते हैं उनके टुवर्ड्स और वो उनको एज अ सर्वेंट ट्रीट करते हैं। इनफैक्ट उनको ये वर्ड्स भी बोले जाते हैं कि यू आर अ सर्वेंट, तुम सर्वेंट हो और हम तुम्हारे मास्टर्स हैं, तो तुम हमारे लिए हमें सर्विस प्रोवाइड करो। ओके, बट देन ऐसा नहीं होता है। जैन जो होती हैं उनका एटीट्यूड अलग ही होता है, वो ऐसा नहीं मानती, उनको ऐसा नहीं लगता कि ये मेरे मास्टर्स हैं। नाउ बिकॉज उनके अच्छे फ्रेंड्स नहीं होते कोई और उनकी जो कज़न्स होते हैं वो भी उनके साथ नहीं खेलते या उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, तो वो अपना टाइम बुक्स के साथ ज़्यादा स्पेंड करती हैं, बुक्स ज़्यादा पढ़ती हैं और उनको पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट होता है, उनको पढ़ाई काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। नाउ कुछ टाइम के बाद उनको बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाता है और बोर्डिंग स्कूल में जाने के बाद उनको काफ़ी स्ट्रगल होती है, लाइक उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स भी होती हैं वहाँ पे खुद को सेट करने में, उस इन्वायरमेंट में खुद को उस सिचुएशन में खुद को डालने में। बट देन वो काफ़ी अच्छे से सब कुछ हैंडल कर लेती हैं और वो वहाँ पे पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करती हैं और वो बहुत अच्छा करती हैं इन एजुकेशन। वहाँ पे वो एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड भी बनाती हैं हु ऑलवेज़ हेल्प हर, जो उनको हमेशा हेल्प करती हैं, उनकी हर चीज़ में उनको साथ भी देती हैं। बट ड्यू टू सम फिज़िकल प्रॉब्लम उनकी फ्रेंड की डेथ हो जाती है। ये चीज़ जैन अय्यर को बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। सी हेलन डाइज। सो ये चीज़ जो है वो जैन अय्यर को बहुत ही ज़्यादा हर्ट करती है, वो बहुत ही डीपली हर्ट हो जाती हैं बिकॉज दर इज़ ओनली वन गर्ल जिससे वो कनेक्टेड होती हैं उस स्कूल में एंड नाउ शी इज़ ऑल्सो नो मोर। तो यहाँ उनको बहुत ही बुरा लगता है, शी फील्स ऑफुल। उनके लिए काफ़ी टफ हो जाता है उस जगह पे सर्वाइव करना, बट इवन दो वो बहुत अच्छे से सर्वाइव करती हैं, वो बहुत अच्छे से रहती हैं आगे। वन डे उन्होंने न्यूज़पेपर में एक कॉलम पढ़ा होता है जिसमें कि एक ट्यूटर की ज़रूरत होती है। सो वो ये पढ़ के उनको अच्छा लगता है और वो उस ट्यूटर वाले प्लेस के लिए खुद को एलिजिबल समझती हैं एंड वो रेडी हो जाती हैं। उनको लगता है कि आई थिंक आई एम गुड इनफ इस जॉब को लेने के लिए और वो एक लेटर सेंड करती हैं वहाँ पे, जहाँ से वो लेटर आया होता है, जहाँ से वो कॉलम लिखा हुआ होता है, वो उनको एक लेटर सेंड करती हैं और ये लेटर थॉर्नफील्ड नाम की जगह पे सेंड किया हुआ होता है। थॉर्नफील्ड में एक फैमिली होती है जिनको कि एक ट्यूटर की ज़रूरत होती है। सो बेसिकली वो बहुत ही जल्दी रेडी हो जाते हैं, वो फैमिली रेडी हो जाती है जैन अय्यर को अपने पास बुलाने के लिए। जैन अय्यर वहाँ पे चली जाती हैं अपने स्कूल को छोड़ के और वो वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची को ट्यूशन देना स्टार्ट कर देती हैं। नाउ वहाँ पे उस किसी बच्ची के जो फादर होते हैं उनका नाम होता है मिस्टर रोचेस्टर। सो जैन अय्यर को विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली मिस्टर रोचेस्टर में बहुत ही ज़्यादा वो इंटरेस्ट लेने लगते हैं, उनको मिस्टर रोचेस्टर पसंद आने लगते हैं एंड देन आफ्टर सो डू रोचेस्टर फील्स, उनको भी फीलिंग्स आने लगती हैं जैन अय्यर के लिए एंड दे डिसाइडेड टू गेट मैरिड। बट शादी के दिन पता चलता है कि मिस्टर रोचेस्टर की वाइफ अभी तक ज़िंदा है। ओके, वो मैरिड होती हैं और उन्हीं की बेटी को पढ़ाने के लिए जैन वहाँ पे गई होती हैं। बट जैन को लगता है दैट रोचेस्टर की जो मिसेस हैं वो शी इज़ नो मोर अलाइव, बट वो गलत होती हैं, उनकी वाइफ ज़िंदा होती हैं एंड मेंटली सिक होती हैं। सो बेसिकली ये जानने के बाद जैन को बहुत बुरा लगता है, वो थॉर्नफील्ड छोड़ के चली जाती हैं। बट इसकी एंडिंग बहुत अच्छी है, एंड में रोचेस्टर एंड जैन की शादी हो जाती है एंड वो आपस में मिल जाते हैं। सो दैट्स हाउ दिस नॉवल एंड्स एंड ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। सो दैट्स इट अबाउट जैन अय्यर। सो बेसिकली ये हमारे 3 नॉवेल्स थे एंड नॉवलिस्ट्स थे जो कि 19th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं एंड या दैट्स इट। थैंक यू।